हेलो बच्चों, let us read this question. A camera lens is covered with a non-reflective coating that eliminates the reflection of perpendicularly incident green light. Recalling Snell's law of refraction, would you expect the reflected green light to be eliminated if it were incident on the refractive coating at an angle of 45 degree rather than perpendicularly? Justify your answer. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, न कि स्नेल्स लॉ पर। तो मान लीजिए कि हमने लेंस के ऊपर यानी लेंस के ग्लास के ऊपर, इधर लेंस का ग्लास है के ऊपर ये टी मोटाई का, टी थिकनेस की एक नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग अप्लाई किया हुआ है और इस कोटिंग के पहले इस तरफ एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या μa, कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μc और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μg है। तो यहाँ μa एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो छोटी होगी कोटिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा रखा जाता है। μc शुड बी लेस देन μg। अब मान लीजिए कि कोई लाइट रे एयर से चल करके हमारे कोटिंग पर अर्थात लेंस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका कुछ पार्ट तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वेव नंबर 1 हो गया, और कुछ पार्ट कोटिंग के दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं उसको रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो रहा है, इसी लाइन पे होगा, लेकिन मैं इसको समझने के लिए थोड़ा नीचे बनाता। तो ये मेरा दूसरा पार्ट आ गया। तो इसी इंसिडेंट लाइट वेव के दो पार्ट बन गए। पार्ट 1 जो कि सामने वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है, और पार्ट 2 जो कि दूसरे वाले पीछे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है। अब ये तो रिफ्लेक्ट हुए हैं डेंसर मीडियम से, और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो वहां पर पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो वेव 1 के पास भी पाई का फेज डिफरेंस आएगा, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस, और वेव 2 के पास भी पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस होगा, अर्थात दोनों के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस ये तो 0 हुआ। अब जो भी फेज डिफरेंस आएगा ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा पाथ, ये जो दूसरा वेव है ये टी थिकनेस अंदर जा रहा है, टी थिकनेस बाहर आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, यानी कि 2t जो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है, इसी के कारण यहाँ पर फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। अब यदि ये फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सेटिस्फाई करे तो ये दोनों वेव एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। बस इसी प्रिंसिपल पर ये कोटिंग जो है वो वर्क करता है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स 1 and 2, डेल्टा एक्स बराबर हो गया 2t, और ये म्यूसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में चल रहा है, इसलिए इसका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा 2t इंटू म्यूसी। इतने का पाथ डिफरेंस आया। अब हमको ये भी मालूम है कि पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बराबर होता है 2n - 1 λ/2, जहाँ लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जिसे हमको एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर हमको ग्रीन लाइट को एलिमिनेट करना है, तो ये ग्रीन लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी λg/2। ये भी डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई।
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमको मिल रहा है 2t mu c इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा g बाई 2। आपको मालूम है कि n की वैल्यू जो होता है वो 1, 2, 3 यानी इंटीग्रल वैल्यू होता है, कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू रख सकते हैं। तो हमको तो कोटिंग जो है वो मिनिमम थिकनेस की लगानी होगी। तो फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ कोटिंग n शुड बी इक्वल टू 1। तो हमें मिल जा रहा है 2t इंटू म्यू सी इज इक्वल टू लैम्डा जी बाई 2। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और बच जाएगा लैम्डा जी बाई 2। एंड देयरफॉर द थिकनेस ऑफ द कोटिंग इज लैम्डा जी अपॉन 4 म्यू सी। यदि हम इतने थिकनेस का कोटिंग वहां पर कर दें म्यू सी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, तो वो ग्रेन लाइट को एलिमिनेट कर देगा। यहाँ स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रहा है, और रेयर से डेंसर में जा रहा हो तो लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए तो कंडीशन है कि लाइट रे मस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है और इसलिए यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम लाइट को एलिमिनेट नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई स्नेल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। यहाँ जो है वो इंटरफेरेंस का यूज किया गया है, वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और इसलिए हम नॉर्मल इंसिडेंस होने वाली लाइट को भी हम जिस लाइट को चाहें, जिस कलर की लाइट को चाहें, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बाय ए प्रॉपर कोटिंग and a proper thickness of the coating. And this is final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.